नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। देश की अदालत का आदेश सर माथे होता है। कोर्ट के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ये संवैधानिक तौर पर वैध है। लेकिन कोर्ट के आदेश को लेकर कोर्ट पर ही अगर कोई नेता उंगली उठाने लगे तो आम जनता क्या सोचेगी, आप लोग क्या सोचेंगे? राष्ट्रवाद की बहस में आज एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर चर्चा उठेगी जो उन्होंने ज्ञानवापी का सर्वे कराने के आदेश को लेकर वाराणसी कोर्ट के खिलाफ थे। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का आदेश खून खराबे का रास्ता खोल रहा है। तो क्या ओवैसी खून खराबे के लिए धमकी लेकर आए हैं? दरअसल वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस में ज्ञानवापी का सर्वे एक अदालती कार्रवाई है, कोई प्रोपेगेंडा की कार्रवाई नहीं। वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया और उन्हें वीडियोग्राफी कर 10 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र आज दूसरे दिन ज्ञानवापी में सर्वे करने पहुंचे। कल भारी विरोध हुआ था और भारी विरोध के बीच मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं हो सका था। मुस्लिम पक्ष की ओर से आज वाराणसी के सिविल जज के सामने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग भी की गई। कोर्ट ने इस याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा से जवाब भी मांगा। 9 मई को यानी जवाब दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने आज की कार्रवाई रोकने का आदेश नहीं दिया। वाराणसी में चल रही इस अदालती लड़ाई के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक तीखा बयान भी दिया और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और ट्वीट किया कि दुर्भाग्य से कोर्ट खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी कर रहा है। इस आदेश से कोर्ट रथ यात्रा और 1980-1990 के दशक के मुस्लिम विरोधी हिंसा के खूनी रास्ते को खोल रहा है। ट्वीट में उनकी बात का जो मतलब था वही बात अपने बयान में भी आज असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराई है। And why isn't the BJP government discharging its constitutional duty by saying to the court that we will abide by the 1991 Act which was passed by the Parliament? What sort of nonsense is being played over here? The government should have discharged the constitutional duty immediately, and that is why I am opposing that so-called survey and order of that court. The lower court cannot go beyond what the Supreme Court has clearly laid down. यह बात सच है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि अयोध्या को छोड़कर के बाकी सभी धार्मिक स्थलों के विवाद पर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह कि वाराणसी कोर्ट का सिर्फ सर्वे कराने का फैसला 1991 के कानून के खिलाफ कैसे हो जाता है। दूसरी बात यह कि 1991 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, फिर ओवैसी कैसे उस एक्ट के आधार पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और तीसरी बात यह कि ज्ञानवापी के सर्वे पर ऐतराज को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ओवैसी को अधिकार है कि वो सर्वे कराने की कोर्ट के आदेश से असहमत हों, ऊपरी कोर्ट में जाएं, लेकिन क्या अपने बयान से वो कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं। उनका एक और बयान सुनाता हूं आपको, जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। भूल जाइए वो दिल फरेब झूठी बातों को कि जो कहते थे लोग कि नहीं फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार पर आने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि जिन पर आपने भरोसा किया वो ना सिर्फ नाकाम साबित हुए, बल्कि उनकी वजह से आज मुल्क के इख्तिदार पर ऐसी जमात बरसर इख्तिदार जमात है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है, यानी बीजेपी। तो असदुद्दीन ओवैसी के इन्हीं बयानों को लेकर के राष्ट्रवाद का सवाल नंबर 1 वही ज्ञानवापी के सर्वे पर ओवैसी खून खराबा होने का बयान क्यों दे रहे हैं। सवाल नंबर 2 है कि क्या ज्ञानवापी में अदालती कार्रवाई पर ओवैसी का पैगाम नफरत भरा है। सवाल नंबर 3 ये कि मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान जंग होने का दावा क्या भड़काऊ नहीं है। सवाल नंबर 4 ये कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी देश में बंटवारे का बीज बो रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। तुहीन सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। देश रतन निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
आसिफ सोहेल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शाहिद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं। कपिल सिंह श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमाए काउंसिल के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। हमारे साथ साथ इसी वक्त हमारे सहयोगी रविकांत राय भी जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त ज्ञानव्यापी परिसर के ठीक सामने मौजूद हैं। रविकांत, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ओवैसी का बयान पब्लिक डोमेन में है, लोगों का परसेप्शन क्या है ओवैसी के इस बयान को लेकर के? सर्वे पर नहीं पड़ा, अभी दूसरे दिन का आज सर्वे चल रहा है। देखिए, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खासतौर पर वाराणसी के लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी धार्मिक मामले में उकसाने का जो प्रयास है कोई राजनीतिक दल ना करे, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग। उनका ये कहना है कि उकसावे की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा की जाती हैं, वो बिल्कुल ना किया जाए। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे। यहाँ पर नमाज का वक्त हुआ था, भारी संख्या में सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट किया बहुत ही विनम्रता से कि टीम इस वक्त अंदर है और अंदर वीडियोग्राफी का काम चल रहा है और जितनी संख्या आप लोगों की है उतने लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और एक बार फिर कल की तरीके माहौल को खराब करने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट मोड में है। उन लोगों को पहले बुलाया, उनसे विनम्रता से बात की और उनको कहा कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि इस वक्त रविकांत, मुझे एक और बात बताइए कि कुछ वक्त पहले हम लोगों ने तस्वीरें देखी जहां पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति भड़काऊ बातें कर रहा था, वहां पर व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये माना जाना गलत होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे ही बयानों को सुनकर के लोग भड़क रहे हैं? बिल्कुल अनंत, इस तरीके के बयानों का असर पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति को डिटेन नहीं किया गया, उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और ये यहीं की घटना है। आप देखिए यहाँ पे जो पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दरअसल मंदिर के गेट से ही मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत ही सेंसिबल पुलिस, यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। उन्होंने उनको पकड़ा क्योंकि एक बार नारेबाजी करने का प्रयास किया गया, उनको बुलाया और समझाया कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके से माहौल को यहाँ पर खराब ना कीजिए और आप विनम्रता से आपसे अनुरोध है कि इस वक्त टीम अंदर काम कर रही है, आप लोग अंदर ना जाएं। फिर उस व्यक्ति को यहीं से छोड़ दिया गया, उसको पुलिस ने डिटेन नहीं किया है, आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए। और इस वक्त जो टीम है वो अंदर काम कर रही है और ओवैसी के स्टेटमेंट से जाहिर तौर पर इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो भड़कती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार के आदेश पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया था और ये बात शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है रविकांत की, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कोई एजेंडा नहीं है। ये मामला कोर्ट तक ले जाया गया और याचिका के आधार पर कोर्ट ने इसी सत्य को जांचने के लिए, झूठ को जांचने के लिए आदेश दे दिया। मैं वापस रविकांत आपके पास लौटूं, उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए उनका मैं रुख करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आसिफ सोहेल जानना चाहूंगा आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे बयानों का पब्लिक डोमेन पे क्या असर नहीं होता? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक कौम ऐसी तैयार हो रही है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते कहते हैं, होने के बावजूद ये कहते हैं कि एक मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी हो रही है। देखिए, बैरिस्टर ओवैसी ने जो कहा है उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सच बयान किया है, ये सच बयान मुसलमानों पे बिल्कुल। देखिए, आप मेरा बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, खुलेआम एक मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी हो रही है। बीजेपी और संघ परिवार को चाहिए खुलकर बोल दे। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, 10,000 के ऊपर लोग मुसलमानों को मारे गए अब तक एनकाउंटर के नाम पर। ठीक है, कई लोगों के घर तोड़ दिए, हर चीज, मजहब के जितने भी मुफ्ती है, मौलवी लोग हैं, उन्हें सताया जा रहा है, औरतों को सताया जा रहा है, नौजवानों को सताया जा रहा है। इसमें समाजवादी भी इनके साथ जुड़ी है, जो एक तरफ अपने आप को सेक्युलर बताती है, और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही है जो आज इनके रहनुमाई के लिए हर मजहब के लिए ठहरेंगे, हर हक की आवाज। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को डरने की बात नहीं है। हमारे साथ, हमारे साथ जुड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके क़यादत वो आवाज पार्लियामेंट तक भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। देखिए, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से संघ परिवार और भाजपा बड़ा नहीं है। आसिफ सोहेल, अपनी आपकी मैंने बात सुनी है, मैं सीधा मुफ्ती साहब से जानना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, कोई धमकी मिल रही है कि आपको आजकल? हेलो मौलाना साहब, क्या आपको कोई धमकियां मिल रही है कि आजकल?
आप एक मौलाना देखिए, साहब से क्यों पूछ रहे हैं? आपने कहा सर, आप पूछिए। आपने कहा सिर्फ सोहेल, आपने कहा कि मौलानाओं को धमकी मिल रही है, युवाओं को धमकी मिल रही है, महिलाओं को धमकी मिल रही है। तो मैं अब एक एक चीज की बात करूंगा, आप बीच में मत टोकिएगा सर, अब सुनिएगा सर। यहाँ पर भी हमारी आवाज बंद कर देंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आवाज बंद नहीं करूंगा। मैंने शुरुआत इसलिए आपसे की, विक्टिम कार्ड खेलने की कोई जरूरत नहीं है आसिफ सोहेल, मैंने शुरुआत ही आपसे की। तो हम विक्टिम है नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ आसिफ सोहेल की विक्टिम कोई नहीं है इस देश के अंदर, विक्टिम है नहीं। धर्म के आधार पर विक्टिम इस देश के अंदर कोई नहीं है। के लिए तैयार है आप लोग, क्या मारने के लिए तैयार हो? हमें खुलेआम बोलो ना आप। हाँ। हम मरने के लिए तैयार है, हाँ, मारने के लिए दम है क्या भाजपा और संघ परिवार के पास? उस बात का जवाब तुहीन सिन्हा देंगे, उस बात का जवाब तुहीन सिन्हा देंगे कि चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर, या आरएसएस को ऐसा प्लान कर रही है क्या। मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी लोग बता देंगे। लेकिन जो आपने बातें कही ना, उस पर पहले सबसे पहले एक रिएक्शन मैं लूंगा। मौलाना साहब, अगर मैं अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आसिफ सोहेल मंच पर बैठकर शुरुआत में कहते हैं कि भाई मुस्लिम युवाओं को, मौलानाओं को धमकियां मिल रही हैं। आपको धमकी मिली सर कोई? देखिए सुनिए, हमको धमकी मिली नहीं जी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर आज भी अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित मुसलमान है तो भारत के हैं। लोकतंत्र में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। ठीक। ये जो हमारी लड़ाई है ये एक विचारधारा की हो सकती है, मगर मेरा ये मानना ये है कि जब वर्शिप एक्ट है और 1950 में संविधान नहीं मौलाना साहब, देखिए मैं माफी के साथ रोकूंगा सर आपको, मैं वर्शिप एक्ट पर बात भी करूंगा, उस पर जो तथ्य हैं, जो बातें, मैं उस पर भी आऊंगा। सबसे पहले मैं इस झूठ को तोड़ना चाहता हूं जो नेक्सस बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश में मुसलमान असुरक्षित है, जिसकी शुरुआत आसिफ सोहेल ने चर्चा की शुरुआत में कर दी। देखिए सुनिए, देखिए इस देश में मुसलमान इसलिए असुरक्षित नहीं है कि देश का संविधान बाबा भीमराव का अंबेडकर के दिया हुआ संविधान है और देश के हिंदुओं की मेजॉरिटी मुसलमानों की हर समस्या, हर प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है। ठीक। तो ये कहना कि मुसलमानों की जेनोसाइड की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है कि इस बात में दम नहीं। मगर हाँ, ये भी सही है कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको छेड़ने की कोशिश की जा रही है। टारगेटिंग की जो आपकी शिकायत है सर, उस बारे में मैं, आप जिससे कहेंगे मैं सवाल आपके साथ पूछने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इस झूठ का पर्दाफाश कर दीजिए कि देश में मुसलमान असुरक्षित नहीं है ना। क्या इस देश में धर्म के आधार पर कुछ सुरक्षित असुरक्षित है? नहीं। मैं इस बात आसिफ सोहेल ने क्या अभी झूठ बोला फिर? नहीं, वो क्या बोले हैं वो उनसे पूछिए, मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि देश का मुसलमान असुरक्षित है, इसलिए कि आसिफ सोहेल आपके सामने एक आईना है, मौलाना साहब ने रख दिया है। अब इस बात को दोहराएंगे तो पहले मौलाना साहब की बात को पहले ध्यान में रखिएगा। मैं लौटूंगा सर आपके पास, एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके बात करेंगे। अब आपका आरोप आया कि भाई बीजेपी के ऊपर तुहीन सिन्हा जवाब देंगे। तुहीन सिन्हा बताइए जरा कि आसिफ सोहेल ये सीधा एलिगेशन लगाते हैं आपके ऊपर कि आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जो कहते हैं कि कौम तैयार हो रही है जो कि मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है, आसिफ सोहेल के मुताबिक वो बीजेपी है। आनंद जी, इस देश के मुसलमान को अगर किसी से खतरा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी से है। बाबर नाम का एक युवक कुशीनगर में पिछले 1 महीने पहले उसकी हत्या होती है केवल इसलिए क्योंकि वो योगी जी को सपोर्ट करता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसके घर पे गए थे? क्या उन्होंने संवेदना प्रकट की? तो ये जो दोहरा रवैया लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चलते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही नीश, एक बहुत ही सीमित ऑडियंस को आज कैटर करते हैं, जो इंडिया में एक जिहादी ऑडियंस है, जो संविधान में यकीन नहीं रखती है, यहाँ पे जो कानून और व्यवस्था में यकीन नहीं रखती है। मान लीजिए कि सिविल कोर्ट के जज ने वाराणसी में ये निर्देश पास किया कि एक सर्वे हो जाए वहां पर। आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अगर सिविल कोर्ट के जज ने ये निर्णय पास किया कि वहां पर सर्वे हो जाए, तो 1999 का कानून सर्वे के लिए मना नहीं करता है। वो गलत कह रहे हैं, उनको समझ नहीं है कानून की। लेकिन उस बात को लेकर ये धमकी देना कि खून खराबा होगा, ये उनकी फितरत, ये उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है, और उनकी प्रवृत्ति एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है। उनको सीरिया में होना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। ठीक बात है। मैं कमेंट चाहूंगा कपिल श्रीवास्तव आपसे भी सर, कि आप यूपी में भी कहा गया और अभी अभी आसिफ सोहेल ने कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन रहा है तो बीजेपी तो बना ही रही है,
साथ में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो दिखाते अपने आप को सेकुलर, लेकिन है नहीं। देखिए, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते, एक जैसा वर्क करते हैं। मैं बता रहा हूं भाई, जैसे अभी न्यायालय के आदेश पर जो लानत खयानत भेज रहे हैं ओवैसी साहब, या कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं कि इनको हमारे न्यायालय में, संविधान में भरोसा नहीं है। अरे साहब, आपको है क्या? अगर आपको होता तो क्या आप, जहां अयोध्या मामले में स्टे था, यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा निकाल करके और पूरा दंगा फैलवाने की क्या जरूरत थी? तो जरा चेहरा ना साफ करें आप। नहीं, जो आईना पे धूल रखी हुई है ना, उसे साफ कर। गोली चलाने वाले आदेश की बात भी आ जाएगी, इतिहास में जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं आएगी। आप हमसे करें। मैं तो चूंकि लॉयर भी हूं, विधि को जानता हूं, मैं बताऊंगा, उसका भी जवाब दे लूंगा। नहीं, उसकी भी जवाब दे लूंगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों लोग कैसे हैं। क्या गोधरा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ, जिस तरीके से इनकी मंत्री माया कोडनानी आज भी जेल में है, किसी से कुछ छुपा है? और राजधर्म कौन सिखा रहा? तो ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और अगर मुझे ये बताइए कबीर भाई, इस बात की समर्थन करेंगे कि इस बात की भत्सना करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो खाली अपने नुमाइंदों को आगे बढ़ाएं। भाई, मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं। इस देश की नागरिक की बात करनी चाहिए। नागरिक में ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना वर्ग है, ना भाषा है, ना भाषाई है, ना प्रांत है। क्योंकि हम समेकित होकर के अगर भारत को नहीं देख रहे हैं, तो हम भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है। कोई नेता एक किसी का मुझे बताइए जरा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर धर्म के आधार पर एक नुमाइंदा बनने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बताइए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि संविधान की शपथ लेता है, वो किसी एक धर्म की बात कैसे कर सकता है? अगर आपको धार्मिक नेता बनना है तो भाई जाइए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, धार्मिक जगहों पर जाकर लोगों को प्रीचिंग कीजिए। जी, अनंत जी, जिस तरह का उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और धर्म आधारित दिया, तो वो हिंसात्मक है और हमारी दंड संहिता है उसके तहत आता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने हमारे जो विधि विधान और न्याय व्यवस्था है और न्यायालय है उनका तिरस्कार किया है, घृणापूर्ण भाषण है वो, और दूसरा अवमानना भी की है। वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो शायद हमारे राज व्यवस्था और तंत्र व्यवस्था की संयम की परीक्षा ले रहे हैं। शायद वो सब्र का बांध कभी टूट जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शायद लोग, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए उनका थोड़ा सा आदर सत्कार करते हुए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कानूनी तौर पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं विधि विशेषज्ञ भी हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हूँ। 1991 के एक्ट को अगर आप सेक्शन 4 को अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 1947 से पहले कि जो भी वो इस तरह के ढांचे हैं उनका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। इस पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप अभी भी हिंदू धर्म के आधार पे चल रहा है, पूजा हो रही है, तो वो धार्मिक स्वरूप अभी भी बदला नहीं हुआ है। दूसरा, उनका ये बहस है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ये वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी जब 1995 एक्ट नहीं बना था, उसके पहले रजिस्टर करी थी। वो मुस्लिम को पे ही असर करेगा, वो हिंदुओं पे नहीं करेगा, और उसका री रजिस्ट्रेशन 1995 एक्ट के तहत नहीं हुआ है। तो जो रिक्वायरमेंट है लॉ का वो पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये देखिए 1991 एक्ट का वो चैलेंज चल भी रहा है। दूसरा, ये सर्वे नहीं है, सिर्फ वीडियोग्राफी है। देखिए, सर्वे बहुत डीप और गहरा होता है, उसके लिए खुदाई भी कर सकते हैं, डीप पेनिट्रेटिव रडार भी ला सकते हैं जो ASI कर सकता है, जिसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जहां वो अलग सुनवाई चल रही है। ठीक बात। तो ये वीडियोग्राफी है सिर्फ, जो कि आगे काम आएगी इस सूट को डिसाइड करने में। ठीक है, किस तरफ जाएगा, किस तरफ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं सर, उससे पहले ओवैसी का एक और बयान सुना देता हूं, जहां वो कैसे धर्म की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं संविधान से ऊपर। वो बयान सुनते हैं, वापस लौट रहे हैं चर्चा पर। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ही नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं,
जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं, जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई कि आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई है कि एब्सोल्यूट राइट किया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। तो मैं फिर से अपनी उस बात को दोहरा रहा हूं, मेरी जमात के पैगाम को दोहरा रहा हूं कि आपको अपनी सियासी ताकत को बनाना पड़ेगा। ये बयान आपने सुना शाहिद अली। अब मैं आपकी बात आता हूं कमेंट लेने के। मुझे बताइए कि जब देश आजाद हुआ, अगर आप यही चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी सोच को बढ़ावा मिलता रहे और लोग खड़े हों अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े हों, उनकी नुमाइंदगी करके उनको आगे बढ़ाएं। जब देश आजाद हुआ, मुल्क में कितनी ऐसी रियासतें थी जिनके की जो राजा थे वो मुस्लिम थे? कितनी मुस्लिम रियासतें थी? देखिए, ऐसा है, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगी। कोर्ट का मानना किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या हट गया। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त सामने जो आ रही है। कल भी ऐसे ही व्यवधान फैसला हुए थे और आज भी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यही है। टाइम्स नाउ नव भारत को अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं अभी कुछ ही देर पहले बाहर निकले हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने इस टीम को आज भी मस्जिद परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। यानी ये टीम जो है अंदर नहीं जा पाई, बाहर से ही लौट गई है और उनमें से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो बाहर निकलकर इस बात की जानकारी देकर गए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी गई है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए थी, लेकिन मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे और जो मुस्लिम पक्ष के वकील के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। और देखिए दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो टीम है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब जिस मकसद अरे भाई नहीं हुआ, अदालत ने नहीं ऑर्डर किया, अदालत ने ऑर्डर नहीं किया भाई। अरे भाई आप लोग जाने दो यार, मुस्लिम बैठे हुए इस वक्त विष्णु शंकर जैन लॉयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज अंदर क्या हुआ परिसर के? विष्णु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, अब आवाज आ रही है अनंत जी आपकी? जी जी विष्णु जी, मैं कह रहा हूं कि आज परिसर के अंदर क्या हुआ, आज क्या व्यवधान रहा? देखिए, आज जब परिसर के अंदर दोबारा एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने घुसना चाहा हम सबकी टीम के साथ, तो वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे और किसी ने हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। और मुझे लगता है ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है और क्लियर कंटेम्प्ट है, और इसलिए अब हम कोर्ट में अपनी दरखास्त देंगे, अपनी बात रखेंगे 9 तारीख। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना एक ऐसा पक्ष कैसे करेगा जो खुद लीगल तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है? मैं वही खुद आश्चर्यचकित हूँ कि जब मुस्लिम समाज के लोगों ने आज कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया था एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेके, उसके बाद भी कोर्ट ने उस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 तारीख को रखी थी बिना कोई स्टे के। आज ये वर्चुअली कमीशन की कार्रवाई स्टे की गई है और कमीशन को आगे प्रोसीड नहीं करने दिया गया कि वो बैरिकेडिंग अंदर जाए और साक्ष्य कलेक्ट करे। तो मुझे लगता है ये सीधे कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। ना कोई एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पे रोक थी, पर बिना रोक हुए इनडायरेक्टली रोक लगाई गई है। और मुझे लगता है ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से आज भारी मात्रा में वहाँ मस्जिद परिसर में मौजूद थे, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। विष्णु जी, मुझे बताइए जरा कि 3 बजे आप लोग अंदर पहुंचे थे, उसके बाद ही था कि भाई कार्रवाई शुरू होगी, तो वहां से पूरा घटनाक्रम क्या रहा? लगभग 2.5 घंटे के आसपास आप लोग अंदर थे। देखिए, जब 3 बजे हम लोग अंदर पहुंचे तो उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है कि कोई फर्दर डेट दी है। 3:45 तक ये स्थिति क्लियर हुई कि कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन पे 9 मई की डेट लगा दी सुनवाई की, और फिर ये स्थिति स्पष्ट हुई कि आज कमीशन की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं है। उसके बाद सीधे कमिश्नर महोदय ने पूरे परिसर की चौहद्दी नपाई
और उसको अपने कैमरा में कैद किया। और उसके बाद जब वो आगे बढ़े मस्जिद परिसर के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर घुसने के लिए, वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और उन्होंने हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। मुस्लिम पक्ष के कौन कौन लोग अंदर मौजूद थे उस वक्त पर, और क्या आम लोग भी अंदर मौजूद थे कमीशन को रोकने के लिए? भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के आम लोग जो नमाजी हैं वो सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद थे और कोई अंदर जाने की स्थिति में नहीं दे रहा था। हम लोगों ने काफी विरोध किया, अपनी बात रखी कि ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है, और इसके बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। और मैं इतनी ही बात अब इस समय कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन, आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ रविकांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, ये बड़ी बात बता रहे हैं विष्णु जैन कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी जब ये स्पष्ट हो गया कि 9 तारीख को मामले पर सुनवाई होनी है कमिश्नर बदलने को लेकर के, और तब तक इस कमीशन के किसी भी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं, ये 3:45 बजे स्पष्ट हो गया था, उसके बावजूद अंदर रोक दिया गया। बिल्कुल अनंत, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि ये जो टीम है वो बेरंग और खाली हाथ लौटी है, अंदर उसको नहीं जाने दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ हैं, वकील की बाइट भी हुई है। ऐसे में आशुतोष, सवाल क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं उठता कि कल उनको ये जानकारी थी कि आज भी रोका जाएगा, बावजूद इसके टीम अंदर नहीं दाखिल हो पाई? देखिए, आज जो कोर्ट ने ये जो आदेश में अपने कहा है, फिलहाल हालांकि आदेश तो सुरक्षित है, लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद जो उसने कहा कि 9 तारीख को जब एक बार फिर से अदालत बैठेगी, इस दौरान जो कोर्ट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा, उनका जवाब पक्ष, उनका पक्ष जाना जाएगा। इसके साथ साथ जो वादी है, मतलब श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, उनका पक्ष जाना जाएगा। इसके बाद ही कोई इस मसले को लेकर कोर्ट अपना फैसला देगी। इस बीच में जो मुस्लिम पक्ष है उसने उस जो कोर्ट में आज कार्रवाई हुई उसको आधार बनाकर उसकी जो कॉपी है वो कमिश्नर को सौंपी और उसने अपील की कि जो अभी आज जो कोर्ट कमिश्नर की यहाँ पे कार्रवाई हो रही है उसे रोक दिया जाए और ये कार्रवाई 9 मई के बाद कराई जाए। और फिलहाल अभी इसी को आधार मानते हुए फिलहाल जो कार्रवाई है अंदर कोर्ट कमिश्नर की वो रोक दी गई है। लेकिन अनंत, अभी कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि आज की जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ही रहेंगे जब तक उनका जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं हो जाता है। यानी आज की कार्रवाई के लिए वो कोर्ट से अधिकृत व्यक्ति थे, बावजूद इसके जबरन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसी जानकारी जो हिंदू पक्ष के प्रशासन अंदर मौजूद नहीं था कोर्ट के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए। देखिए, ये परिस्थिति आज उत्पन्न नहीं हुई है, ये परिस्थिति कल उत्पन्न हुई थी। 2 बार यहाँ पर हिंसक झड़प हुई, कल भी उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, बावजूद इसके वो अंदर नहीं जा पाए। तब उन्होंने वाराणसी कमिश्नर और वाराणसी के डीएम को इस बात को बताया कि यहाँ पर हमें एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना आपकी अहम जिम्मेदारी है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बखूबी जानता था कि इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन बावजूद इसके ये अमल में नहीं आ पाया। अब सवाल जो है पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पर उठता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो भी उसके दायरे में आते हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, अगर आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो तौकीद अहमद है उनका ये कहना है कि जो कोर्ट ने ये कहा है कि 9 तारीख को, 9 मई को जो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कार्रवाई का सुनवाई के दौरान, अब उसे लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद ही जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है वो होगी। और इस बीच में मुस्लिम पक्ष के जो ये वकील हैं वो अब निकल रहे हैं यहाँ मस्जिद परिसर से, और आज भी जो कोर्ट कमिश्नर की टीम थी वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पे मामला एक बार फिर से वहीं पर जाके अटक गया है जहाँ पर कल से शुरुआत हुई थी। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी इसके पहले जो हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन, वो इसके पहले निकले और उसके बाद जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से जो वकील थे वो एक कर निकले। और फिलहाल जो यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गहमा गहमी वाली तस्वीरें हैं। अभी क्या ये बताइए। देखिए, इस वक्त हिंदू समाज से जुड़े हुए कुछ संत महात्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। आप बताइए, कोर्ट का आदेश था ज्ञानवापी मस्जिद, क्या हो रहा है वहाँ पे अंदर? आप जाकर अंदर देखिए।
टाइम्स ऑफ भारत को लगातार एक अपडेट पहुंचा रहा है कि मस्जिद परिसर के अंदर आज फिर कार्रवाई नहीं हो पाई। आदेश को सम्मान करना चाहिए, इनको जांच की बात थी, जांच करने देना चाहिए था, इनको विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मस्जिद परिसर के अंदर लोग थे, जो कमेटी का कहना है कि जब वो अंदर गई तो उनको ये दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग अंदर थे, जबकि इन लोगों को अंदर रहने की अनुमति नहीं थी। ये बात तो प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, अरे थोड़ा सीधा हो जा तुम। हेलो, शांति बना रखिए। अभी मुंह पर लगाई जा रही है, दूर रखिए। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे। अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? लगातार सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। अगर यही रुक रहा, अब हम अपनी जो बात है, हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है कि उसमें क्या करना है, ये न्यायालय देखेगी। कोर्ट का मानना किया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या करेंगे, इन लोग को जाने दें। 9 तारीख तो ये विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन, जो कि इस मामले में वकील भी हैं और कमीशन के साथ अंदर मौजूद थे। हमारे साथ रविकांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, ये बात तो साफ हो गई कि आज भी सर्वे पूरा नहीं हुआ, आज भी वीडियोग्राफी पूरी नहीं हुई है। यानी अब 10 तारीख को जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका वक्त सिर्फ 2 दिन के लिए था, 6 और 7 तारीख। बिल्कुल अनंत, अब 9 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट के कमिश्नर जब यहाँ अंदर दाखिल होते हैं और जो हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकल कर आते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी जो कि बेहद गंभीर है, क्योंकि लिमिटेड लोगों की एंट्री थी। उनका ये कहना था कि भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो मस्जिद के अंदर पहले से मौजूद थे। जब टीम एंटर करना चाहती थी उस वक्त वो अचानक बाहर आ गए, और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए गए हैं कि उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। हिंदू धर्म के कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि आज मस्जिद के अंदर बताया गया कि लोग मौजूद थे, अंदर नहीं जाने दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग कैसे देखता है संत समाज? ये देखिए, ये कोर्ट के आदेश की अवमानना किया जा रहा है, और कुछ लोग जबरदस्ती जो है आपसी वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है। और जब इतने लोग आप कह रहे हैं कि अंदर मंदिर प्रांगण में नहीं होना चाहिए था, फिर इतने ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए, ये भी विचारणीय है। चलिए, इतने लोग कैसे आ गए, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतने दबाव में है कि वो इन बिल्कुल नहीं जानता था? यही सवाल है कि इतने लोग अंदर कैसे आ गए। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है, और सवाल उन लोगों के ऊपर भी है जो कि कोर्ट की कार्रवाई पूरा नहीं होने देना चाहते, जैसा कि आरोप लगाया गया वकीलों की तरफ से। अब मैं आसिफ सोहेल जानना चाहूंगा कि अगर कोई डर नहीं तो ये रोक किस बात की, ये व्यवधान किस बात का? देखिए, पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहूंगा, वहां पे नमाज पढ़ने के लिए रोका गया। ठीक है, भीड़ जमा नहीं हुई थी, जो रोज नमाज पढ़ते थे लोग वहीं पर थे। और दूसरी बात, आप सिर्फ एक ही साइड का बता रहे हैं, दूसरे लोग भी है ना वहां पे, क्यों आपका एंकर नहीं बात कर रहा है? वहां पे मस्जिद के लोगों से आप उनसे बात करिए, अंदर आए थे या सर्वे हुआ नहीं हुआ। आपने शायद ध्यान दिया नहीं सर, आपने ध्यान दिया नहीं लोगों से, जितने लोग बाहर आते सबसे बात नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप तो पूरा। और तीसरी बात मेरी यही है, देखिए
भाजपा के पास, संघ परिवार के पास अब कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। मुल्क को एक नीचे की तरफ धकेल दिया गया है। इसीलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर ये चीज अगर रोकी नहीं गई, थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, लोगों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं। शायद आसिफ सोहेल, एक सेकंड, बहुत आसान भाषा में बात करते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ये बात ठीक है सर, मानते हैं इस बात को आप? एक कमीशन गठित किया गया, ये बात आप मानते हैं? कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया था और पार्लियामेंट में बिल पास अरे तो सर उसके लिए आप हायर कोर्ट में जाइए ना। तो मैं ये फैसलों को मानूंगा नहीं। ये सारा एक प्री प्लान, एक प्रोपेगेंडा बनाकर जो काम किया जा रहा है। आसिफ सोहेल मुझे बताइए कि आसिफ सोहेल मुझे बताइए कि किस इससे पहले कहाँ थे, सो रहे थे क्या सारे? मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले क्या हुकूमत सो रही थी क्या? भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या? समाजवादी पार्टी सो रही थी? इतने पहले क्यों नहीं करा गया सर्वे? इतने साल तक क्या मस्जिद आपको दिखी नहीं थी वहाँ पे? मतलब मुझे ये बताइए कि अपीजमेंट के लिए, आसिफ भाई, अपीजमेंट के लिए बेसिर पैर की बातें कुछ भी की जाएंगी क्या? आप पूरे मुल्क के मस्जिदों को तोड़ना चाह रहे हो, सारे मुसलमान को मारना चाह रहे हो। ये होने नहीं देंगे हम। मुल्क के हिंदू और मुसलमान हिंदुत्व के खिलाफ। एक बात सुनिए, इस मंच पर मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप जहर की खेती कर पाए। ये बात ध्यान रखिएगा। आप तो फसल उगा चुके हैं। आसिफ, ये बात ध्यान रखिएगा, जहर की खेती में आज जैसे लोगों को इस मंच पर करने नहीं दूंगा। किसने कहा कि इस देश की मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं, मुझे बताइए। आसिफ, अब मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, किसने कहा कि कोई भी सरकार हो या कोई भी कौम इस देश की मस्जिदों को तोड़ना चाहती है? किसने कहा? इस शो की शुरुआत में आसिफ सोहेल आपका पहला वक्तव्य ये था कि देश के मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। आईना दिखाया मुफ्ती साहब ने आपको, मुफ्ती साहब ने आपके मुंह पर झुटलाया आपको कि इस देश में मुसलमानों को खतरा नहीं है, इस देश में किसी कौम के आधार पर खतरा नहीं है, कर्म के आधार पर हो सकता है। और कर्म में उन लोगों के जो कि जहर बोना जानते हैं, उनमें आप भी शुमार हैं। आप बोलने से नहीं होता है। इतने बोल नहीं रहा हूं मैं। मुसलमानों को सताया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, बताइए मुझे आप। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं। और यहाँ पर किसी मस्जिद को तोड़ने की, बनाने की बात नहीं हो रही। आज मुल्क, जो परिवाद कोर्ट के अंदर दाखिल है, उस परिवाद में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ पाए, इसके लिए वीडियोग्राफी की जा रही है। अगर इतनी छोटी और तकनीकी बात समझ नहीं सकते तो आप इस मामले में ना बोलें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप लोगों के जहन में जहर बोएं। कपिल श्रीवास्तव, मुझे बताइए जरा कि क्या मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई है क्या? ये एक सेकंड, आसिफ सोहेल बोल चुके। कपिल श्रीवास्तव, क्या मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई है क्या? कि जो भाई साहब कह रहे हैं जी, अरे कम से कम थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिस तरीके से जहर आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो राम मंदिर का वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट के 1000 पन्ने के अंदर ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अब दोबारा इस तरह की कोई चीज नहीं रिवाइज हो सकती। और जो वर्शिप एक्ट बना 1991 का, वो भी यही कहता है कि 1947 से पहले जैसा है वैसा ही बनी रहेगी। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि क्या देश के संविधान पर इनको अब विश्वास नहीं है या न्यायालयों पर भी? लॉयर है, मुझे बताइए कि वर्शिप एक्ट को लेकर के हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस बात की रह गई कि अंदर जो है, कपिल भाई आप एक लॉयर है, मुझे बताइए वर्शिप एक्ट को लेकर के हाईकोर्ट में चैलेंज है कि नहीं, मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, जो मामला चैलेंज होने की कोई बड़ी बात नहीं। चैलेंज तो आप किसी भी मुद्दे पे कर, है ना, जब तक कि संवैधानिक पीठ का आखिरी फैसला ना। ठीक बात है, लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या इस वीडियोग्राफी से यथास्थिति बदल जाएगी? कोई बात नहीं है। जब तक उस चैलेंज के विरुद्ध कोई वर्डिक्ट नहीं आती है, तो वही एक्ट प्रिवेल करेगा। कपिल श्रीवास्तव जी मुझे बताइए सर, कपिल श्रीवास्तव जी मुझे बताइए सर, सिर्फ एक प्रवक्ता के नाते नहीं, वकील के नाते भी मुझे बताइए कि क्या इस वीडियोग्राफी से यथास्थिति बदल जाएगी क्या? पहली बात तो मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं। अब मैं दूसरा सवाल दूसरा सवाल पूछता हूं साथ साथ, मुझे बताइए कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, वो आदेश सही है या गलत है, आप जाकर चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या उस आदेश को रोका जा सकता है आम लोगों के द्वारा? बहुत स्पष्ट ही आपको बात कह रहे हैं कि जो पक्षकार चाहते थे कि ये कमीशन बदल दिया जाए, उन्होंने एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक न्यायालय में दिया। न्यायालय ने कहा कि 9 तारीख को सुनवाई होगी। नहीं, सुन तो लें, न्यायालय ने कहा कि हम 9 तारीख की सुनवाई करेंगे। ठीक बात। लेकिन चूंकि वो ऑर्डर के अंदर मस्जिद परिसर के अंदर घुसने का आदेश स्पेसिफिक है कि नहीं है, बात डिस्प्यूट इस पर है। ये तो 9 तारीख के बाद एक सेकंड, अब मैं ये डिस्प्यूट सर दूर कर देता हूं, क्योंकि कल भी शाहिद अली हमारे साथ थे, वो भी इसी बात को लेकर चर्चा लगातार कर रहे थे। बाकी मेहमानों के पास लौटूं उससे पहले, वो जो 1.5 पन्ने का ऑर्डर है सर, मैं नहीं जानता कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं वापस पढ़ के बता देता हूं सर। उसमें यह साफ कहा गया, और पहली बात तो ये
जिसका जिक्र लगातार दलील दी जाती है कि भाई मस्जिद के अंदर कौन कौन एंटर कर सकता है, उस बात को लेकर भी उसको कोर्ट में ऑर्डर में क्या कहा गया, मैं पढ़ देता हूं सर। इसमें कहा गया कि प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी गण द्वारा इस बात पर आपत्ति नहीं की गई कि कमीशन की कार्रवाई ना हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा सर, आसिफ सोहेल और कपिल श्रीवास्तव जी और बाकी लोग भी, कि इस बात पर आपत्ति नहीं की कमीशन की कार्रवाई ना हो। उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए कि कितने कितने व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए और कमीशन कार्रवाई के दौरान मौके का स्थल क्या होगा। कमीशन के स्थल के बाबत यादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट वर्णन किया गया कि किन किन चीजों का कमीशन होगा। जहां तक प्रतिवादी गण का यह प्रश्न कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान और सुरक्षाकर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता है। यह कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया। आगे लिखा गया, क्योंकि बहस के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को इस कारण से मस्जिद में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मुस्लिम धर्म का नहीं है। जहां तक उभय पक्ष की तरफ से कितने कितने व्यक्ति जाएंगे, इस संबंध में उचित होगा कि उभय पक्षकारों के साथ साथ उनके अधिवक्तागण अपने साथ साथ एक एक सहयोगी रख सकेंगे और अधिवक्ता कमिश्नर तथा कमीशन कार्य में सहयोग करने वाले व्यक्ति आ जा सकेंगे। कपिल भाई, स्पष्ट हो गया? बिल्कुल स्पष्ट हो गया, लेकिन इसमें जो चीजें निर्वचन की हैं वो तो माननीय कोर्ट करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक आदेश इस बात का कहाँ है कि किसी मस्जिद के अंदर प्रवेश लेने के बाद सर्वे की टीम उसके तहखाने में जाएगी, उसको दरवाजे उसमें खसरा नंबर का जिक्र कराया हुआ है सर। नहीं, मैं वो भी पढ़ के बता दूंगा कपिल भाई आपको। इसमें खसरा नंबर का जिक्र किया हुआ है, जिसके बारे में कल ये दलील दी गई थी कि भैया ये मस्जिद को खसरा नंबर है ही नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं दे सकते आपको। मैं तो स्पष्ट एक बात कह रहा हूं कि जहां कमीशन को कोई दोनों लोगों के पक्ष में अगर कोई भेद होता है तो ऐसी स्थिति में वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही जाएंगे और फिर माननीय न्यायालय उसको निपटाएगी। मुझे बताइए देशरतन निगम जी, कोर्ट के पास जाया गया कि भाई कमिश्नर को चेंज किया जाए, मिश्रा जी को बदला जाए। कोर्ट ने कह दिया कि 9 तारीख को सुनवाई होगी, फिर 6 और 7 का दिन जब मुकर्रर था कोर्ट के आदेश के हिसाब से, तो क्यों रोका जा रहा है बार बार? देखिए, ये बहुत ही गलत है और इसकी भर्त्सना जितनी होनी चाहिए, चाहे वो प्रवक्ता एसपी हैं या वकील हैं, दूसरे जो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी हर जगह अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ, भीड़ तंत्र ने उस कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार किया है। सबसे खतरनाक बात यह है। और अगर ऐसा होता है तो अगर दूसरा पक्ष भी अगर पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा तो बताइए क्या स्थिति होगी। तो ये बड़ा साफ है, ये जिस तरह का अगर कोर्ट को नहीं मानना, कोर्ट का आदेश, और भीड़ से वहां पे रोकना, इसके लिए तो अवमानना तो है ही। साथ में प्रशासन भी सख्त कार्रवाई कर सकता है। ये तो प्रशासन का कोई व्यक्ति होता कि किस कारण से वहां पे इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और कोर्ट के आपने जैसे आदेश पढ़ा, मैंने भी पढ़ा हुआ, बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई ना नुकुर नहीं है। अगर आपको दिक्कत है, आप कोर्ट गए, कोर्ट ने उस ऑर्डर का स्टे नहीं किया और उसके बाद आपने फिर उस चीज को नहीं करने दिया, तो 2 बार कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, रिपीटेड ऑफेंडर। तो ये एक बार नहीं है, 2 बार। अब आगे क्या होगा सर? अब 6 या 7 तारीख को वीडियोग्राफी होनी थी, नहीं हो पाई, अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे ये है कि ये कोर्ट में जाएंगे, दरखास्त देंगे, नहीं करने दिया गया तो कोर्ट इस पर एक तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है जिन लोगों ने रोका, चाहे वो इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स हो या कोई भी बड़ा आला अधिकारी हो या इनके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो वहां पर थे, तो उनका एक तो अरेस्ट भी हो सकता है, पूरी कार्रवाई भी हो सकती है और भी बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं। ठीक है, बट लेकिन इस बात का ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। और आपके चैनल से जिस तरह की हिंसावादी प्रवृत्ति की बातें की गई हैं, इससे देखिए समाज में हिंसा तो फैलेगी ही और दूसरा पक्ष भी बहुत उसको आप इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं, तो मुझे बताइए जरा इस मामले को लेकर के कि अब क्या प्रशासन की गलती नहीं है इस मामले में कि कोर्ट के फैसले को आप लागू नहीं करवा पाए? देखिए, कभी कभी प्रशासन जो है तैयार नहीं रहता है, अपेक्षा नहीं होती कि इस तरह से अराजकता फैलाएंगे ये जिहादी लोग। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कठोर सत्य ये है कि 40,000 मंदिरें इस देश में गिराई गई हैं पिछले 4-5 सालों में। अब अगर कोई श्रद्धालु ये चाहता है उसको रिक्लेम करना, तो ये राजनीतिक विषय तो है ही नहीं। अगर इसी केस को आप देखें तो ये अपील जो है 5 आस्थावान महिलाओं ने अगस्त
21 में किया था और उसके आधार पर ये केस चल रहा है। तो इसमें ये राजनीतिक विषय नहीं है। इसको जब राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं निजाम और रजाकार लोग, तो एक तो उनको समझ ही नहीं है फैक्ट्स की, तथ्य की, जो आपने खुद यहाँ पे दर्शाया। दूसरा जो है एक अराजकता फैलाने का एक निश्चित जो है उनका उद्देश्य बहुत जाहिर है, जो हर बात पर ये बयान करना कि आप पुलिस को 15 मिनट हटा दें, आप जो है जब मोदी जी और योगी जी नहीं होंगे तब आप लोगों का क्या होगा। तो इस मानसिकता से हमें निजात और मुक्ति पानी होगी, क्योंकि ये मानसिकता जो है देश को तो एक गलत दिशा में ले जा ही रहा है, साथ ही ये मुसलमानों को भी असुरक्षित कर रहा है। यही कारण है ओवैसी जैसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों को। मुफ्ती साहब मुझे बताइए कि ऐसे बयानों से मुसलमान हो चाहे बाकी लोग भी जो सुन रहे हो, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, क्या वो आक्रोशित होते हैं? देखिए सदीदीन अवैसी के बयान पर चर्चा तो है, अनुराग ठाकुर के बयान पर चर्चा क्यों नहीं है? बंडी संजय बीजेपी के एमपी हैं और कहते हैं कि मुसलमानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। डी अरविंद बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं मुसलमानों को बाइकाट करो। तो इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, सब पर चर्चा होनी चाहिए वाणा साहब। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर चर्चा इसलिए है क्योंकि वो माहौल अभी चल रहा है और जिस संबंध में कार्रवाई नहीं हो पाई उसी को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसको कि बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ बैठ करके आसिफ सोहेल भी। सुनिए, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बीजेपी का हिडन एजेंडा है। मैं कहता हूँ अगर स्टेटस को चेंज ही नहीं करना है तो भाई वीडियोग्राफी क्यों? और मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं भी इतिहास और कानून का जानकार हूँ। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के स्पीकर पर रोलिंग किया था। रोलिंग करने के बाद आसिफ सोहेल मैं करके बात कर रहा हूँ ना, बीच में कूदने की जरूरत नहीं है सर। पर्सनल बात मत करिए आप, समझे? आप पर्सनल टारगेट करने की हिम्मत मत करिए। आपको जो डिबेट पे बात करना है वो करिए, वरना जो डिबेट मत करिए आप। आसिफ सोहेल, पहली बात तो ये कि मेरी सीमाएं आसिफ सोहेल तय नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पर्सनल टारगेट कुछ नहीं कहा, जो आपने बातें की मैं वही बातें कर रहा हूँ। और वाणा साहब अपनी बात पूरा कर रहे हैं, अगर आप इतना संयम रख सकते हैं कि वो अपनी बात पूरा करें फिर आप बोले तो बेहतर होगा। तमीज से आप बात करना सीखे, उसके बाद बात करिए आप। आसिफ सोहेल, ज़हनियत सिखाने की मुझे कम से कम आपको तो जरूरत नहीं है। जो आदमी जहर बोल रहा हो डिबेट पर बैठ करके वो ना सिखाए, बाकी मौलाना साहब सिखाएंगे मैं सीख लूंगा। वो ज़हनियत की बातें कर रहे हैं उनसे मैं सीख सकता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। कोई और सिखाना चाहे मैं सीख सकता हूं, लेकिन नफरत की बातें बोलने वाले अगर मुझे बताएंगे कि ज़हनियत क्या होती है, तहजीब क्या होती है, तो माफ कीजिएगा सर, ऐसी ज़हनियत ऐसी इंसानियत मुझे आपसे नहीं सीखनी। हम संविधान सीख चुके हैं, ठीक है, अपने कुरान से सीखते हैं। आप जैसे और नागपुर के लोगों से सीखने। शाहिद अली अगर संविधान सीख चुके हैं तो मुझे साफ शब्दों में बता दीजिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए क्या सजा मुकर्रर होती है। समझे आप? ना आपसे ना भाजपा से। आसिफ सोहेल मुझे बता दीजिए कि कोर्ट के आदेश का पालन ना करने वालों के लिए क्या सजा मुकर्रर होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब लॉ पास हुआ पार्लियामेंट का, जिस आदेश के बाद वीडियोग्राफी शुरू हुई, वहां पर अगर कोई भी एक पक्ष उस वीडियोग्राफी को रोकता है तो क्या सजा है? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में लॉ पास हो चुका था, किस आधार पर? पैसों के आधार पर, या नहीं तो किसी के प्रेशर पर हुआ है फैसला? ये बताइए आप मुझे। आसिफ सोहेल, मेरा सवाल देखिए, आसिफ सोहेल, परसेप्शन पर या प्रिजम्पशन पर जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट पर बात करता है, पढ़े लिखे आदमी है ना। फैक्ट की बात की मुझे ये बताइए आसिफ सोहेल, मैं एक सवाल पूछा हूं, जवाब आप देंगे तो मैं आपसे जवाब लूंगा सर, अगर नहीं देंगे तो मैं आपका ऑडियो फेडर डाउन करके बाकी मैं के बाद चला जाऊंगा, साफ सी बात है। समझे आप? निचली अदालत, मुझे ये बताइए कि निचली अदालत की तरफ से फैसला आया, जो लोग उसको नहीं लागू होने दे रहे, क्या वो अपराधी हैं कि नहीं है, वो दोषी हैं कि नहीं है? फैसला लाया गया है, एक प्रेशराइज कर फैसला लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है ऑर्डर का। और अब यानी आप कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं कि कोर्ट ने किसी प्रेशर के तहत ये फैसला दे दिया। कोर्ट के खिलाफ कैसा फैसला दिया, मुझे ये बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने जब नहीं, मुझे बताइए कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्या आप आसिफ सोहेल? कोई रिलीजियस, आसिफ सोहेल क्या कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? अरे आप कोई रिलीजियस जगहों को डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गई थी। आसिफ सोहेल, अगर आप कह रहे हैं ना कि आपने कानून पढ़ा है, संविधान पढ़ के रह पाए हैं, तो ये बहुत साफ शब्दों में है। और कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं के बच्चे से जिसने पॉलिटिकल साइंस का जरा भी पढ़ा होगा, उसको भी ये मालूम होता है कि अगर निचली अदालत के फैसले को आपको एतराज होता है
तो आप उसको चैलेंज करने के लिए ऊपरी अदालत में जाते हैं। बराबर करेंगे चैलेंज, बराबर जाएंगे, बिल्कुल जाइए। और आसिफ सोहेल, आपको तो अब तक चैलेंज कर देना चाहिए था, यहां बैठ के बातें नहीं बना रहे होते। इस वक्त तो आपका जो एफिडेविट है, आपकी जो एप्लीकेशन पर उस पर सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। चल रही है ना, जिस दिन ये तय हुआ था ना कि जिस दिन ये तय हुआ था कि वीडियोग्राफी होनी है, उस दिन आपको चला जाना चाहिए था कि नहीं होनी चाहिए। अरे मैं भी बैठ के खाली आपके चैनल के अंदर, आपके घर बैठ के खाली आसिफ सोहेल बातें बनाने से नहीं होता। कर्म योगी बनिए, बात योगी मत बनिए सर। और आप जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि फैलने नहीं दूंगा। चर्चा में वक्त अगर होता तो आपको और डिकोड करता। चर्चा में मेरे पास वक्त इतना ही था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और आसिफ सोहेल, कोशिश कीजिएगा कि आसपास जो लोग हैं वहां से जहर आप ना बोएं।